हाय एवरीवन। तो मैनेजमेंट एनालिसिस के इस सेशन में हम आज अपनी रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट सेशन में हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट मिस हो गया था, छूट गया था, शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस कैसे करना है। तो वो हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड हमारे रिसर्च को और रोबस्ट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह संभालेंगे। पहले मुझे लग रहा था कि 3 सेशंस के अंदर ये मैनेजमेंट एनालिसिस सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक सेशन और लेना पड़ेगा, जिसमें अपन रिपोर्ट राइटिंग वगैरह पे थोड़ी बात करेंगे, पावर पॉइंट पे रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सो या हाय, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। चलिए, तो हमने लास्ट सेशन में क्या करा था, वी हैव डन दिस मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग अपन ने बेसिक। अभी मैं सिर्फ डेटा कलेक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने जैसे पहले आपको बताया। ठीक है, इसको कंट्रोल 1 करा मैंने, बॉर्डर्स में गया, डॉटेड बॉर्डर, ठक ठक ठक। ओके, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। ये एक एडिशनल लाइन है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोफाइलिंग है, इसके अंदर भी अपन सेम ऐसा कर देते हैं। और ये मेरी प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन प्रोफाइलिंग। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ और चेक करी कि कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है और कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल नेक्सस तो नहीं है। ठीक है ना, व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके बाद हमने देखा कि रेम्यूनरेशन पे मैं जंप करता हूँ सीधे। रेम्यूनरेशन पे मैंने एक चीज़ देखी, एक चीज़ समझी कि और WVG हटाया मैंने इसको, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एंड व्हाट वी कैन डू इज विल जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम हियर और यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Alt+V और T से फॉर्मेट पेस्ट करेंगे सिर्फ। ठीक है, जो डेट्स ख़राब हुई हैं इसको Ctrl+Shift+3 से हटा के सही कर देंगे। और लास्ट में फाइनली Ctrl+1 करेंगे, नंबर्स में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, इसमें से डेट हटा देंगे, तो मेरे को सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, काफ़ी सारा मिस अलाइन दिख रहा है। व्हाट विल डू इज विल जस्ट डू द अलाइनमेंट, एंड मैं इंसर्ट में गया एंड इसको मैं कर देता हूँ कैलिब्री। कैलिब्री कर दिया मैंने। अब देखिए ज़रा, नाउ आई हैव माई सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर माइनस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर -1। फॉर्मुलेट कर दिया मैंने सेल्स ग्रोथ को, साथ में मैंने प्रॉफिटेबिलिटी को भी फॉर्मेट कर दिया, एंड मैंने नेट प्रॉफिट में भी यही चीज़ फॉर्मुलेट कर दी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, व्हाट वी कैन डू इज़, मैं इन सब का विड्थ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जितने की ज़रूरत है, बिल्कुल इतने एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो, जैसे मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन मेरे पास 14 से निकला हुआ है, आई कैन जस्ट वांट टू ड्रैग इट टू मच, तो मैं ये 12 और 13 हटा देता हूँ, एंड ये मेरे। ठीक है, अब देखना ज़रा इधर, व्हाट आई वांट टू डू इज़, PBT ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, और इसको अपन कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा और यहाँ लिख देते हैं MG ग्रोथ। अभी जितना भी ग्रोथ आया है ना, इन सबको मैं कर दूंगा इटैलिक, तो मैंने कंट्रोल करके पहले सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, एंड मैंने Ctrl+I से इसको इटैलिक कर दिया। ठीक है, और आप एक काम कर सकते हो, फिर से एक बार सिलेक्ट करो, लुक मच बेटर, दिखने में ज़्यादा बेटर लग रहा था। एंड मैं जाके इसको लाइट कलर में कर देता हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत एकदम अंग पे आ रहा है, आई डोंट वांट दैट। ठीक है, अब देखना नीचे, मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ PBT, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये जो मेरा मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितना परसेंट है। तो वी जस्ट डन दिस, एंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर आपको
एक्सेल यहाँ चलाना नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इज़ बिकॉज आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। नेट प्रॉफिट तो इक्वल टू 45 डिवाइड इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। ये देखिए, अच्छा अब देखना ये जो स्पाइक आया है यहाँ पर, समझ रहे हो आप, ये 10 to 16%, क्या ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बढ़ने से आया है? दो चीज़ें हुई, एक तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी बढ़ा है और फिर सेल्स जिस स्पीड में पहले ग्रो हो रही थी उस स्पीड में ग्रो नहीं हुई है, कंसिडरिंग द कोविड सिनेरियो, राइट। इनफैक्ट द बेस ईयर इज ऑल्सो नेगेटिव, बेस ईयर में नेगेटिव ग्रोथ है मार्च 20 में, ठीक है, बट उसको अपन समझते हैं अभी आगे, ठीक है। नाउ आई एम कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माई डेटा कलेक्शन एंड मैं इसको भी कर देता हूँ। आई होप आपने ये चेंज इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन निकाला होगा अभी तक, चेंज इन एम्प्लॉय मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, मैंने बोला था आपको कि ये आपको निकालना है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, और मैं इसको ऑल्ट HW कर देता हूँ, ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चेंज अपने को निकालना है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ लेफ्ट आउट, तो ये आप ज़रूर निकालना अपने केस में, ठीक है। एंड मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे बाद में कि ये लेफ्ट आउट हुआ है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला है कि रेशियो ऑफ, ये हो गया मेरा, अब देखना है इधर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज कंपनी एंड दिस इज FY23 रेशियो, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है ना सर, रेम्यूनरेशन एनालिसिस, ठीक है, और मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि मेरे को फर्स्ट वाले को ऑल्ट HOW 1.15, ठीक है। इधर देखना, अब जैसे मैंने अपोलो टायर का लिया है, ठीक है, बालकृष्ण टायर का लिया है, बालकृष्ण टायर के बाद क्या आएगा मेरा, JK टायर है, ठीक है, फिर गुडियर है, ठीक है, फिर MRF है। मैं इन सब के रेशोज, ये वाले रेशोज ढूंढ के यहाँ प्लॉट कर दूंगा, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे एक बार समझना ज़रा, हम क्या करते हैं, हम स्क्रीनर ओपन करते हैं हमारा, बहुत इजी है, तो कुछ भी नहीं है, एंड JK टायर, मैं पहले अपोलो टायर ही ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को उसके पीयर्स समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री में दूसरे टायर पीयर्स कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब ये टायर पे अगर आप टिक करोगे तो आपको समझ में आएगा 11 टायर कंपनीज हैं, ठीक है। आप इनकी सेल्स पे अगर फोकस करते हो, सिर्फ ये सेल्स पे फोकस करते हो, तो आप देखते हो कि फर्स्ट 7 जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 97-98% की सेल्स जनरेट करी है, डेफिनेटली इन द ऑर्गेनाइज टायर मार्केट, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, बालकृष्ण ले लिया, MRF ले लिया, अपोलो लूंगा नहीं, अपोलो तो कंपेरिजन ही है, ये वाला मेरा कंपेरिजन ही है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं Ctrl+B करके लाइट ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। C8 है तो C8 मैंने लिया नहीं, C8 ले लेते हैं यहाँ पर, C8, फिर TVS श्री चक्रा है, TVS श्री चक्रा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए मेरे, मेरे पास भी 7 नाम है। अब क्या करोगे आप, फटाफट JK टायर, श्री चक्रा टायर, गुडियर, C8 और MRF। मुझे पता है आलसी हो आप लोग, करोगे नहीं, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बुरा तो नहीं लगता आपको मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ तो, मत माना करो यार, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। चलिए जी, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स मैंने ओपन करी है,
जेके टायर में जाता हूँ, रेम्यूनरेशन पे जाता हूँ। मैंने बोला आपको वो बोर्ड रिपोर्ट है, ठीक है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, तो हमेशा आएगा ही आएगा। आप रेम्यूनरेशन पे आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी, यस, आई एम लुकिंग फॉर द रेशो। अगर मुझे मिलता है तो वो मिलेगा ही, ये रहा। मैं और आगे जाता हूँ, यहाँ से मिलना शुरू हुआ है मुझे। हम्म, ये देखो आप, ये रहा। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली रेशो कैलकुलेट करके दिया है कि जो डॉक्टर रघुपति सिंघानिया है, हु इज़ द सीएमडी, ही इज़ हैविंग 2.489%, अंशुमन सिंघानिया 185.7x, और मिस्टर अरुण के बजोरिया तो 248.9, 185। मेरे को एक फिगर चाहिए, बस बेसिक फिगर चाहिए। मैं क्या बोला था आपको, देखो, दिस इज पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, डिटेल्स पर्टेनिंग टू अंडर 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अपन इस पे भी बात करेंगे अभी, ठीक है। और ये भी आपको हमेशा मिलेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन मीडियन रेम्यूनरेशन। तो अभी देखना, यहाँ पर मेरे को दो बड़े रेशो मिले, 248.9 और 185.7, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये रेशो आपको निकालना है तो 248.9 है रघुपति सिंघानिया जी का। यहाँ पर मैं जेके की वर्किंग करता हूँ, 248.9 आरएस, ठीक है। ये वर्किंग करनी पड़ेगी, कई बार करनी पड़ेगी। एएस का 185.7, एएस का 185.7, ठीक है। अब मैं इनका मीडियन निकालूं, एवरेज निकालूं, बात जमेगी नहीं, समझ रहे हो। मुझे क्या करना चाहिए पता है, विल जस्ट चेक कि रघुपति सिंघानिया जी का रेम्यूनरेशन कितना है। वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर आई हैव टू टेक अदर मेजर। मिल जाएगा वैसे, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि आपके जो मेन सीएमडी है उसका रेम्यूनरेशन कितना है कंपनी के अंदर, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ये रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स। अब देखिए, कहीं अभी इसको टेबल बना के दे दो तो ज़्यादा इजी हो जाता है डेसिफर करने के लिए, इन्होंने पैराग्राफ में दे दिया। सैलरी कितनी है, ठीक है, एग्रीगेट टू 10.36 प्लस 4, तो मतलब 14.39 करोड़ का टोटल रेम्यूनरेशन पे किया है आरएस को, 14.39, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 14.39। फिर एएस को कितना पे किया है, एएस के लिए नीचे उतर जाओ, इधर आ जाओ साइड में, एग्रीगेटिंग टू 6.73 प्लस 4 करोड़ पेबल एज कमीशन, ठीक है, तो 10.73, ठीक है। अब आप सम प्रोडक्ट निकाल लो, सम प्रोडक्ट मतलब वेटेड एवरेज बेसिकली। क्या करोगे आप, दिस, सम प्रोडक्ट, इनका सम प्रोडक्ट आएगा ये और ये, और फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको सम ऑफ माई वेट से। ये रहे मेरे वेट्स, 221.9x आ गया है, ठीक है, 221.9x आ गया, 221.9, समझ रहे हो आप।
बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि अपन ने बहुत हाई फाई कुछ कर दिया है। इट्स वेरी इजी। फिर ये क्या टीवीएस श्री चक्र है क्या? यहाँ जाके मैं रेम्यूनरेशन सर्च करूँगा। मैं आपको करके बता रहा हूँ बिकॉज अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करती है, बट द मेन पॉइंट इज कि रिपोर्टिंग करना इट्स कंपलसरी। रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए जी, ये रहा बोर्ड रिपोर्ट। ये दो हैं, 79 टाइम्स 87 टाइम्स। ठीक है, अब इनके रेम्यूनरेशन से क्या वेटेड एवरेज लेके निकाल लोगे? सेफ फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सेफ साइड रहने के लिए कि इन दोनों का एक मीडियन आएगा। तो 79 और 87 का अगर आप एवरेज भी लेते हो तो क्लोज टू आप समझो 83 के आसपास है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 83x टीवीएस श्री चक्रा। ठीक है, गुड ईयर। ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए और ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए अभी एक सिर्फ प्लॉट करके रख रहा हूँ। आई वॉन्ट यू कि आप प्रॉपर कवर करें उसको, पूरा कैलकुलेट करें और फिर सही से कवर करें। आगे बढ़ते हैं। 290x दिख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सैलरी वैसे तो। ये रहा रेशियो ऑफ ईच डायरेक्टर टू मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द कंपनी। ठीक है, तो ये 38 है संदीप महाजन का और मनीष मुंद्रा का 15 है। ठीक है, ये वाला 38 और 15 से फॉर एग्जांपल ऑन अ सेफर साइड आई वुड से कि ये 30x है। ठीक है, इज वेरी लेस कंपेयर टू इंडस्ट्री। एमआरएफ में जाके भी सेम, थोड़े ज़्यादा हिट एंड रन मारोगे तो दिख जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ये रहा रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन टू मीडियन रेम्यूनरेशन इज 488 407 357 107। तो ये है 488 407 357, लेट से 400x है एमआरएफ का। ठीक है, सी एट का देख लो, आपको कैलकुलेट करना है, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करा है बस। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, रेम्यूनरेशन पे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये देखो, गोयन का फैमिली है और ये अर्नब है, इनको मेन सैलरी मिल रही है 250 और 41 और 123। ठीक है, तो इसको मैं एक, आप कैलकुलेट कर लेना ओरिजिनल से और फिर क्या करोगे आप इसको कंट्रोल 1 करोगे एंड इसमें नंबर्स में कस्टम पे जाओगे एंड यहाँ पर आप एक्स कर दोगे। ओके, ये हो गया। अब देखना इधर, इसका आप मीडियन और एवरेज कैलकुलेट करेंगे। मीडियन मीडियन को मैं लेता हूँ, मीडियन उसके अंदर मैं अपोलो छोड़ के बाकी सब ले लेता हूँ और एवरेज में ले लेता हूँ। एवरेज इसमें भी मैं अपोलो छोड़ के बाकी सब ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो मीडियन और एवरेज से हाई है, दोनों से हाई चल रहा है मेरा मामला। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको इससे समझ में आया ना कि टायर इंडस्ट्री में, इंडियन टायर इंडस्ट्री में हाईएस्ट सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ मीडियन रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज कौन उठाता है? बालकृष्ण टायर वाले उठाते हैं। ठीक है, चलो इधर देखना, अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर है ना रेम्यूनरेशन में अपन चेक करते हैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो होता है ना इंडिया में, कंपनीज एक्ट करके जो लॉ बना हुआ है, वो लॉ है जो सारी कंपनीज को डिफाइन करता है, कंपनीज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। अब समझना, सेक्शन 197 कंपनीज एक्ट का क्या बात करता है, अपन सीधे पढ़ ही लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? और यहाँ पर है ना हमेशा बेयर लिखा करो तो वो बेयर आ जाएगा।
मैं एक ओपन कर लेता हूँ। Section 197 of the Act 2003 lays down the maximum limit of remuneration that can be paid. तो सेक्शन 197 क्या बताएगा कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना पे कर सकते हो। इंडिविजुअल लिमिट ऑफ ईच डायरेक्टर, प्रोविजन ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आपका अगर प्रॉफिट है तो आप 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले सकते हो। ठीक है, कितना? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप यहां देखो क्या यहां पर कहीं जगहों पर आप डेफिनेटली उसके अंदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कुछ डेफिनेशन दी हुई है। मेरे को है ना कैसे चेक करना है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सर, मैं फिर से इधर आता हूँ और मैं टायर्स में मेरा अपोलो टायर ओपन करता हूँ और मैं फाइनेंशियल ईयर ओपन करता हूँ, मतलब मेरी एनुअल रिपोर्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे 197 तो वो आपको लेके जाएगा इधर। नहीं, अभी पहले वो आने तो 1972, कोई बात नहीं, कोई बात चलेगा मेरे को। व्हाट आई वांट टू सी इज, आई वांट टू सी कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है ना ऑडिटर को कमेंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ना उसके अंदर ऑडिटर को कमेंट करना मैंडेटरी है। अपन क्या करते हैं, सेक्शन 197, ये देखो, दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट, राइट। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, ये स्टैंड अलोन के ऊपर है। आप कंसोलिडेटेड पे जाके सर्च करो तो कंसोलिडेटेड पे आपको मिल जाएगी, ये रहा। ठीक है, कंसोलिडेटेड पे यू विल गेट इट, डोंट वरी। ये स्टैंड अलोन है, ये रहा, ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर है ना आप की ऑडिट मैटर्स तो पढ़ा ही करो फॉर श्योर, क्या की ऑडिट मैटर्स हैं। बट इसके अलावा है ना मैं आपको बताता हूँ, अदर मैटर्स आ गए। अदर मैटर्स के बाद लास्ट लास्ट के अंदर वो डिस्क्लोजर देते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कि 197 का डिस्क्लोजर क्या है। ठीक है, इन आर ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, the managerial remuneration for the year ended March 2023 has been paid and provided by the holding company, subsidiary and associate to their director in accordance with provision of section 197 read with schedule 5 of the act। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको बेसिकली एज इट इज यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जैसे इसमें क्या करा अपन ने, पीयर कंपैरिजन कर लिया, ये सब कर लिया। अब देखना आप, अब अपन करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, तो अपन इसके पहले जो मेरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना छूटा हुआ था वो पहले सुन लीजिए और उसके बाद फिर आके अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फटाफट पहले आप थ्योरेटिकल सुनो, समझो कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद अपन उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे असेस करना है। ठीक है, चलो। Is shareholding pattern rigged in the favor of management voting rights, or the voting rights is rigged in the favor of management? अब ये सुनने में तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट लगता है सर, थोड़ा सा ये बताओ भैया कि क्या एक्चुअली में होता है। अब देखना, एक कंपनी का जो प्रमोटर होता है, राइट, स्पेशली इन केस ऑफ इंडियन कंपनीज, जो ट्रेडिशनल प्रमोटर्स हैं, दे वांट टू कीप और दे लाइक टू कीप द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द कंपनी विद देम। वो चाहते हैं कि कंपनी के अंदर कंट्रोल बना रहे। ठीक है, अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सेसिव कंट्रोल इज समथिंग विच इज हार्मफुल, राइट, कि आप का इतना बड़ा कंट्रोल हो जाएगा दैट आप जो चाह रहे हो वो डिसीजंस बिजनेस में ले रहे हो। ठीक है, वाई वी आर कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि कंपनी में रिटेलर्स का पैसा भी लगा हुआ है, दैट इज वाई आई एम कंसर्न अबाउट इट, राइट। तो क्या होता है यूजुअली, एक तो ये चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में से 90% शेयर जो है वो प्रमोटर्स के पास है। ठीक है, 90% शेयर प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर क्या कर सकता है, नंबर वन, एक तो कंपनी के डिसीजंस में उसकी मोनोपोली हो जाएगी, वो जो चाहेगा वो करेगा।
कंपनी के अंदर, राइट? अरे भले ही 90% उसका है, लेकिन 10% रिटेलर्स का भी तो है, आम जनता ने भी तो पैसा दिया है उसको। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या कर सकता है कोई भी प्रमोटर होगा तो, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन। शेयर प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होगा, ये नहीं समझा, थोड़ा सा समझना। और क्यों करेगा कोई प्रमोटर शेयर प्राइस मैनिपुलेशन? क्या सारे प्रमोटर शेयर प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे तो 99% ऑफ द प्रमोटर्स नहीं मैनिपुलेट करते होंगे शेयर प्राइस, ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है। लेकिन कोई भी शेयर प्राइस क्यों मैनिपुलेट करना चाहता है? देखो, सबसे पहले मैनिपुलेशन अपसाइड डाउन साइड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली प्राइस मैनिपुलेशन अपसाइड डाउन साइड दोनों हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि कोई भी प्रमोटर होगा वो क्या चाहेगा, उसके शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़े या कम हो? डेफिनेटली बढ़े। क्यों ऐसा चाहेगा सर कोई भी कि उसका शेयर प्राइस बढ़े? एवरी वन वॉन्ट्स टू बी वेल्दी। अरे रिच वेल्दी तो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अगर शेयर प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेट होता है, तो वो लोन अगेंस्ट शेयर से हायर अमाउंट ऑफ डेट रेस कर सकता है, अगेन फॉर द बिजनेस, समथिंग विच शुड नॉट बी डन। लेकिन ये मैनिपुलेशन होता कैसे? शेयर प्राइस से मैनिपुलेट कैसे करोगे अगर प्रमोटर के पास 90% होल्डिंग है? देखिए यार क्या होता है, मार्केट जो है ना, जो भी एक्सचेंज है अपना, वो प्राइस ऑक्शन पे काम करता है। ठीक है, प्राइस ऑक्शन क्या होता है, अगर मैं एकदम देसी मारवाड़ी भाषा में आपको समझाऊं तो समझना। बायर्स हैं, सेलर्स हैं। ठीक है, बायर अपनी बिड लगाते हैं कि भैया हम तो इतने में खरीदेंगे, सेलर अपनी बिड लगाता है कि भैया हम तो इतने में बेचेंगे। सेलर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा में बेचना, बायर चाहेगा कम से कम में खरीदना। जैसे ही इन दोनों की बिड मैच हो जाती है, ये बन जाता है आपका ट्रेड। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो बिड अमाउंट है ना, ये वाले, ये जो बिड अमाउंट्स हैं, इनके बीच में गैप रहता है। गैप रहता है मतलब कैसा गैप रहता है कि अगर बायर से फॉर एग्जांपल, बायर खड़ा है, बायर लेने तैयार है कोई शेयर 199 पे, ठीक है, और सेलर है, वो सेलर शेयर बेच रहा है 205 पे। प्लीज ध्यान से समझना। अब ये जो 6 रुपए का गैप आया है ना, ये जो 6 रुपए का गैप आया है, दिस इज नथिंग बट बिड आस्क स्प्रेड। ये बिड आस्क स्प्रेड है, ये बिड आस्क स्प्रेड। और देखना, जब तक ये या तो बायर 205 पे नहीं आता या सेलर 199 पे नहीं आता, तब तक ट्रेड भी नहीं होगा। ठीक है, तब तक कोई ट्रेड नहीं होगा उस शेयर मार्केट में उतने टाइम तक, राइट? ये जो बिड आस्क स्प्रेड है ना, ये यूजुअली उन कंपनीज में ज्यादा रहता है जिनके वॉल्यूम्स मार्केट में कम रहते हैं, जिनके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम रहते हैं, उनका बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा होता है। क्या बोलना चाहते हो आप? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप रिलायंस का मार्केट डेप्थ ओपन करके देखोगे कभी भी, अभी तो मार्केट बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। मार्केट डेप्थ अगर आप रिलायंस को ओपन करके देखोगे तो आप पाओगे कि जो बायर है, वो बायर से फॉर एग्जाम्पल खड़ा है 2990.5 पे। ठीक है, और जो सेलर है, वो सेलर खड़ा है 2991 पे। मतलब जो बिड आस्क स्प्रेड है अब, वो सिर्फ 50 पैसे का है। आप समझ रहे हो? ये कब होगा पता है? ये कब होगा, देखो, बायर 199 है, सेलर 205 है, इसका सिंपल सा मतलब है ये लोग अड़े हुए हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, अड़े हुए हैं कि नहीं अब तो इतने में। अब जब अड़ना होता है ना, ईगो पे बात आती है, तो वो इंडिविजुअल की ईगो पे बात आती है। मास के पास कभी कोई ईगो नहीं होता, भीड़ जनता का ईगो नहीं होता। ठीक है, जो बंदा खरीदने आया है उसको खरीदना, अगर स्टॉक है तो वो खरीद लेगा। अगर बिड आस्क स्प्रेड कम है तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड और ट्रेडिंग इन द मार्केट इज रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू अ कंपनी जिसका बिड आस्क स्प्रेड बड़ा है। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होंगे मार्केट में, उतने ज्यादा लोग बिडिंग करेंगे, या तो बाय साइड के बिड करेंगे या सेल साइड के बिड करेंगे। जितनी ज्यादा बिड्स आएगी, उतनी बेटर क्या होगी, प्राइस डिस्कवरी होगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक चिंटू लिमिटेड छोटी सी कोई कंपनी है, उसमें प्रमोटर के पास 90% शेयर है, उसके प्राइस को मैनिपुलेट करना इट्स वेरी इजी,
राइट, एज कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां मुकेश भाई के पास 47-48% की होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक के पास इतने ज्यादा शेयर्स हैं और वो शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा है, मार्केट में उस शेयर की लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि रिलायंस के प्राइस को मैनिपुलेट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? यहां से कंसेप्ट जनरेट होता है फ्री फ्लोट का। ठीक है, ये जो कंसेप्ट जनरेट होता है ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट होल्डेड बाय प्रमोटर। समझिए मेरी बात, मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आई एम नॉट गोइंग बाय द बायलॉ की डेफिनेशन से। मारवाड़ी भाषा में समझा रहा हूं, मारवाड़ी भाषा में समझो। ठीक है बड़ी? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फ्री फ्लोट का मतलब यानी प्रमोटर के पास अगर 40% शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, तो 60% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट है। ठीक है, 60% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट है। दिस इज अ कंसिडरेबली गुड थिंग। अब ये फ्री फ्लोट कितने परसेंट होना चाहिए डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, तो इसके लिए 2010 के अंदर सेबी आया। सेबी आया 2010 के अंदर। सेबी ने बोला कि मैं प्रिस्क्राइब करता हूं मेरी तरफ से, ठीक है, कि हर लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 25% फ्री फ्लोट होना चाहिए। अब जैसे ही सेबी ने ये बोला ना, एक चीज ऑटोमेटिकली हो गई। क्या हो गई? कि जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75%। यहां मचा धमाका। समझ रहे हो आप? यहां मचा धमाका। क्या हुआ इससे? देखो, हालांकि आप बोल सकते हो सर 75% होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो भी वो रिगिंग तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप उसके बाद भी देखोगे कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पर प्रमोटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं कि उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होल्डिंग हो। ठीक है, जैसे 2010 में, एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करते हैं। 2010 में 75% होल्डिंग आया और साथ में उसने ये बोला कि जो पीएसयूज हैं उनके जो प्रमोटर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट, जो जनता है उसके पास, मतलब जो गवर्नमेंट है बेसिकली, नॉट जनता, उसके पास लेस देन इक्वल टू 90%। मतलब पीएसयू का फ्री फ्लोट 10% होगा और पब्लिक लिस्टेड, दूसरी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अदर देन पीएसयू का जो फ्री फ्लोट होगा दैट शुड बी 25%। ठीक है, फिर 2018 में चेंज हुआ। 2018 में क्या चेंज हुआ? 2018 में चेंज हुआ, अब पीएसयू का भी जो फ्री फ्लोट होगा, अब पीएसयू का जो भी फ्री फ्लोट होगा दैट शुड बी 25%। सबको एक कर दिया। फिर क्या हुआ पता है? फिर 2019 के बजट में ये रिकमेंडेशन आया, बस हुआ नहीं है ये, कि ये जो पब्लिक कंपनीज का फ्री फ्लोट है ना, इसको आप 25% से बढ़ा के 35% कर दो। इसके कारण मार्केट में देखना, आप जाके अगर आप देखोगे जिस दिन 2019 का बजट आया था उस दिन का मार्केट देखो, मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा था। ठीक है, अब इसका मतलब ये बोलना है आपका कि हमें ये चेक करना है कि कहीं मेरी कंपनी में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, इसके पास जो होल्डिंग है, इसकी जो होल्डिंग है, क्या वो लेस देन 75% है कि नहीं। ठीक है, ये हम असेस करने की कोशिश करेंगे। सर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा वैसे होता नहीं है यूजुअली। लिस्टेड, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें आपको ये चीज़ मिलेगी कि प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज़्यादा है। इससे भी एक टाइमलाइन देती है, उस टाइमलाइन में आपको शेयर डाइल्यूट करना है, अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करनी है। जैसे अगर आप देखोगे मार्च 23 में, अभी इसी साल के मार्च में, पतंजलि फूड्स, ठीक है, पतंजलि फूड्स पे
शेयर्स की ट्रेडिंग पे फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज कर दिया? शेयर की कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज कर दिया? क्योंकि बाबा के पास 80% होल्डिंग थी। समझ रहे हो आप? बाबा के पास 80% होल्डिंग, तो बाबा को डाइल्यूट करनी पड़ेगी। बाबा ने करी। बाबा कैसे ही बोले डाइल्यूट करने के लिए, बोले या तो क्यूआईपी लेके आऊंगा, या तो मतलब किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेच दूंगा, ऐसा समझो, या फिर एफपीओ लेके आऊंगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फिर से पब्लिक के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरे शेयर खरीद लो, या तो पब्लिक को बेच दूंगा या इंस्टीट्यूशंस को बेच दूंगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो चेक करनी ही करनी है किसी भी हालत में। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट विच यू नीड टू कंसिडर। चलिए, क्या सीनियर मैनेजर्स कंटिन्यूसली अपनी ओनरशिप बढ़ा रहे हैं बिजनेस में या कम कर रहे हैं? ये हमने शायद पिछली बार भी देखा था। नहीं देखा था तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? के एच एफ एम के अंदर आप देखो, के एच एफ एम के अंदर आप देखो, के एच एफ एम करके एक बहुत छोटी सी कंपनी जो मैंने उठाई है, जहां पर सितंबर 2022 में जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 71% थी, और मार्च 23 में 37.5% हो गई, गिर के ऑलमोस्ट हाफ हो गई। अच्छा, तो उसके अगेंस्ट में अगर इनकी कम हुई है तो किसी की तो बढ़ेगी, क्योंकि नीचे तो 100% मेंटेन रखना है। तो ये पब्लिक है। पब्लिक की होल्डिंग 28% से बढ़ के 62% हो गई। आप समझ पा रहे हो? नाउ अब हमें है ना, मैं बोल नहीं रहा हूं कि एचएफएम में ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये हमें रिसर्च करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर ने ओपन मार्केट में सेल कर दिया, जो कि इस केस में हो सकता है हुआ, और पब्लिक को माल बेच दिया। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रमोटर अपना बिजनेस दैट टू क्लोज टू 40%, ठीक है, क्लोज टू 35% बिजनेस अगर अपना पब्लिक को बेच रहा है, इसका मतलब है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। समझ रहे हो आप? जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अगर वो आपको माल बेच रहा है, यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसके पास कंपनी के बारे में आपसे ज़्यादा उसको कंपनी के बारे में पता है और उसके बावजूद वो माल बेच रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% केसेस के अंदर गलती होगी, लेकिन हमें रीज़न तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया आपको? चलिए, क्या मेरा सीईओ सेल्फ प्रमोटिंग तो नहीं है? मतलब सेल्फ प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? अब ये क्या चीज़ हो गई सेल्फ प्रमोटिंग का मतलब? ये थोड़ा सा बैलेंस व्यू आपको जजमेंटल कॉल लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन आपको फिर भी जजमेंटल कॉल लेना पड़ेगा इसके अंदर। कैसे जजमेंटल कॉल लेना पड़ेगा? सीईओ को हर महीने एक अवार्ड मिलता है। आपके सीईओ का नाम छाया रहता है कंपनी में, जो कंपनी को मालिक है, जो कंपनी को रन करता है। हर महीने 15 दिन में एक ना एक अवार्ड मिल जाता है, कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट। फिर चीफ गेस्ट बन के जाना तो इट्स वेरी नॉर्मल, बट अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, पीआर वाले एड्स छपते हैं, बार बार आप देखते हो आर्टिकल छपते हैं उनकी गुणगान करते हुए। ठीक है, तो इस केस के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज सीईओ को आपने धंधा संभालने के लिए बिठाया है, ना कि खुद की पब्लिक इमेज उठाने के लिए, दैट टू थ्रू अनऑर्गेनिक मैटर, अनऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, इन इनऑर्गेनिक वे। जैसे आप देखोगे, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, मिस्टर राणा कपूर। आप देखिए कितने सारे अवार्ड राणा कपूर को मिलते थे जून में ही, विद इन 8 days 2 awards। ठीक है, मतलब ये बहुत कॉमन था यार, दिस इज वेरी कॉमन। कहीं भी देखोगे ना राणा कपूर के बारे में, आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेगी दैट ही इज वे टू सेल्फ प्रमोटिंग। ठीक है, आपको सेल्फ प्रमोटिंग मैनेजमेंट से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। आपको ऐसे मैनेजमेंट से यू नो एकदम कंफर्टेबल रहना चाहिए जो बिजनेस को प्रमोट करते हो, ना कि खुद को। जैसे आप उदय कोटक जी को देखोगे, तो उदय कोटक जी इज कंसिडर्ड एज अ स्टैलवॉट। मतलब लोग उनकी कमेंट्री पढ़ते हैं, सुनना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग इंडस्ट्री क्या हो गई, कैसी चल रही है, उनका ओपिनियन क्या है। इट इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? आप उनको देखो, हार्डली ही गेट एनी अवार्ड इन लास्ट 10-15 ईयर्स। मतलब 3-4 अवार्ड मिले हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग, और वो भी बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड मतलब अब देखना क्या होता है।
जैसे मैंने आप उस दिन आपको लास्ट वाले सेशन में बताया था कि मैनेजमेंट होता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट डायरेक्टर बन सकता है, मैनेजमेंट का कोई बंदा डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है। उसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। जो डे टू डे कंपनी का एग्जीक्यूटिव भी है और कंपनी में डायरेक्टर भी है, ठीक है। इन दोनों का मिला के है ना एक बोर्ड बनता है। बोर्ड मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जो कंपनी के मैनेजमेंट को सुपरवाइज करेंगे, जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे मैनेजमेंट वो ये इंश्योर करेंगे कि कंपनी जो काम कर रही है वो शेयर होल्डर्स के फेवर में कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज बनती है। रिस्क कमिटी बनेगी, रेम्यूनरेशन कमिटी बनेगी, ऑडिट कमिटी बनेगी। ये लोग क्या काम करते हैं? रिस्क कमिटी बिजनेस रिस्क के बारे में डिसीजन लेने के लिए, पहले बिजनेस अगर कोई भी रिस्क से रिलेटेड स्ट्रक्चरल डिसीजन ले रहा है तो उसके पहले वो कमिटी के साथ वेरीफाइड होता है, कमिटी के साथ डिस्कस होता है। सिमिलरली जो मैनेजमेंट की हाइक है, सैलरी हाइक है, ठीक है, उसको नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी पास करती है। ऑडिट कमेटी के अंदर कौन? ऑडिटर भी होता है, मैनेजमेंट भी बैठेगा ऑडिट कमेटी के अंदर, ठीक है। पार्ट नहीं होगा, ऑडिट कमेटी की मीटिंग में आएगा। इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। वो क्या काम करता है? जो भी ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा उसको असेस करना और वो सब चीजें देखना, ठीक है। तो अपने को है ना इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का असेसमेंट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑडिट कमेटी के अंदर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को पद मिला हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, ठीक है, उसके अंदर भी चेयरमैन बैठा हुआ है, सीईओ बैठा हुआ है आपकी कंपनी का उस कमेटी के अंदर। तो खुद की सैलरी बढ़ाएगा ना। खुद की सैलरी बढ़ाने के पहले एक मिनट नहीं सोचेगा। अपन बात करेंगे अभी जैसे रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या वो लोग क्वालिफाइड हैं पोजीशन हेल्ड करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है बालकृष्ण टायर में। दे डोंट हैव एनी ग्लोबल बिजनेस एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव एनी लीडरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। दे डोंट हैव सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस, दे हैव फाइनेंशियल एक्सपीरियंस विच इज गुड, एवरीवन हैज द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, ठीक है। दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, दे हैव गवर्नेंस एक्सपीरियंस, दैट इज वेरी गुड, एवरीवन हैज गवर्नेंस एक्सपीरियंस, राइट। दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड ऑपरेशंस। ये मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। क्यों बिठा के रखा है इन लोगों को यहाँ पर? यहाँ पर क्यों बिठा के रखा है आपने इन लोगों को, राइट? वाई दे आर हियर? if they don't know about global business, if they don't know about sales and marketing, if they don't know about technology, if they don't know about understanding, they don't have any understanding of business and operations. मैं नहीं बोलता हूँ कि एक आदमी को सारे खाने टिक करना चाहिए like him. It's not like that. Nobody can be expert in everything, nobody can be competent in everything. लोग सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो आप? लेकिन इतना कि बिल्कुल ही ब्लैंक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इनको देखिए, मिस्टर संदीप जुनरकर, ही इज ओनली फॉर गवर्नेंस, ना चल बे, ठीक है। और जैसे हम रेम्यूनरेशन असेस करेंगे डायरेक्टर्स का, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वैसे ही अगर आप चाहो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी असेस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज टोटली अप टू यू। अब अपन बढ़ते हैं आगे सेशन में और देखते हैं कि अपन रिसर्च कैसे करेंगे। चलो, हाँ जी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ड्रॉ करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए क्या करना है, मैं स्क्रीनर पे ही जाऊंगा और मैं अपोलो ओपन कर लेता हूँ स्क्रीनर पे। एंड अपोलो में लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाता हूँ, ठीक है। एंड मैं इन सबको है ना ओपन कर लेता हूँ पब्लिक। अब देखना, और इसको मैं ईयरली कर लेता हूँ रादर देन क्वार्टर। आई वांट अ ईयरली होल्डिंग। विल जस्ट ओपन इट वेरी क्विकली फॉर एवरीवन, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं और सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं इसका। समझ रहे हो आप? तो प्रमोटर होल्डिंग जो है ना मेरी ये वाली, दिस इज माय मेन, ऑल्ट डब्ल्यू वी जी कर देता हूँ। फर्स्ट वाले को ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 1.15 कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, रेम्यूनरेशन में जाते हैं, ये उठा लेते हैं कॉपी, एंड इसको यहाँ पर, या फिर वही टंटेबाजी होगी, ऊपर से जाके यही उठा लेते हैं सीधे। ठीक है जी, चलो इधर ध्यान देना। अब प्रमोटर, कंट्रोल बी से प्रमोटर को करा, और ये सब जो है ना, ये सारे के सारे प्रमोटर ही हैं, तो मैंने इनको पूरा सिलेक्ट करा, और मैं है ना इनका अलाइनमेंट अंदर कर देता हूँ। देख रहे हो आप, ये अंदर हो गए थोड़े से, पहले ये ऐसा था, अब ये अंदर हो गया। तो आप इसको अगर शॉर्टकट करना है तो ऑल्ट एच और 6, तो ये अंदर हो गया। ठीक है, अभी आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज, ऑल दीज शुड बी इन परसेंटेज। ठीक है, ये 7% होना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं 100 यहाँ कहीं लिखता हूँ साइड में, और मैं इधर जाता हूँ, इसको पूरा का पूरा नीचे तक लेके आ जाता हूँ, ये वाला कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ, वैल्यू करता हूँ, और आई से डिवाइड कर देता हूँ, तो पूरे नंबर्स आई से 100 से डिवाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप देखोगे ना, तो 100 से सब डिवाइड हो चुका है। और अब मैं इसको ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच ज़ीरो, ऑल्ट एच ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट में करते हैं। कंट्रोल 1 पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, मेरे को डबल डिजिट चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो होता नहीं है वैसे, तो नेगेटिव के अंदर भी तू मेरे को कुछ मत कर, अभी डबल डिजिट दे दे। लेकिन अगर ये ज़ीरो है सेमी कॉलन लगा के, तो मेरे को एक डैश दे देना बस। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया। अब जैसे आपको समझ में आ रहा है, इन तीनों का यहाँ कुछ भी नहीं है पिछले मार्च 17 से। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फाइनेंस लिमिटेड, सिमरन सिमरन कौर, बट तारू कवर। ठीक है, बट मैं इनको हटाऊंगा नहीं, आई टेल यू द रीजन वाई। ठीक है, मैं क्या करा, एफ आई से नीचे करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करा और प्लस प्रेस करा, तो ये नीचे हो गए। एंड यहाँ से इसको हटा के इधर लिख लेते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग डिस्क्लोज्ड। ठीक है, दिस वुड बी माय टोटल प्रमोटर होल्डिंग। मैं इनको पूरा का पूरा प्लस करता हूँ, एक्सेप्ट दिस। ये 44.15 आना चाहिए टोटल, आ रहा है आपका टोटल 44.15। वेरी गुड। ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा हटा देता हूँ। अब देखना, और मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, इस पर बॉर्डर पे जाता हूँ, ऊपर पतली नीचे मोटी। ठीक है, अब मेरी एफ आई आई होल्डिंग है, कंट्रोल बी करता हूँ, माइनस का साइन हटा दिया, इन सबको लेके गया यहाँ तक, ऑल्ट एच 6 से इसको अंदर कर दिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये वाला कंट्रोल ऑल्ट वी आई से डिवाइड कर दिया, ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच ज़ीरो, यहाँ से कॉपी किया, और इस पे पूरा का पूरा फॉर्मेट, मैंने सिर्फ फॉर्मेट पेस्टिंग कर दी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा हो गया। इसको मेरे को नीचे उतारना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साइन से नीचे उतार दूंगा। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज, एफ आई आई में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसा कैसा, टोटल एफ आई आई होल्डिंग, और इसमें अब मैं लगा देते हैं अपने सम का फंक्शन। ठीक है, अभी एक सेकेंड रुकना, ज़्यादा दिख रही होगी आपको, बट ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ज़रा नीचे आके देखने दो। यहाँ पर ये कैसी एफ आई आई होल्डिंग बता रहा है, इसका टोटल सही क्यों नहीं आ रहा है। ओके, देर इज सम टोटल इशू विद द एफ आई आई होल्डिंग, ये स्क्रीनर का फॉल्ट ही है, तो मैं इसको ये कंसिडर करता हूँ एफ आई आई होल्डिंग। सिमिलर केस के अंदर मैं डी आई ए होल्डिंग भी कंसिडर करता हूँ। ठीक है, मैं डी आई ए होल्डिंग भी कंसिडर कर लेता हूँ। कॉपी करा, पूरा का पूरा कॉपी करा, एंड कंट्रोल ऑल्ट बी एंड टी से मैंने पेस्ट कर दिया, इनको सबको सिलेक्ट किया नीचे तक, ऑल्ट एच 6 किया। ठीक है, ऑल्ट एच 6 किया, और यहाँ पर मैं 100 लिया है, तो 100 से मैं पूरा का पूरा पहले तो कॉपी कर देता हूँ।
कहाँ तक कॉपी करना है मुझे? गवर्नमेंट के पहले तक, कंट्रोल ऑल्ट वी आई, ठीक है, ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच ज़ीरो, इसको कॉपी किया यहाँ से मैंने, और ये पूरा का पूरा लेके मैं नीचे तक पेस्ट कर दिया। फॉर्मेटिंग मैंने इसकी पेस्ट कर दी नीचे, ठीक है जी। अब देखना इधर, चलिए, तो ये मेरी DII होल्डिंग है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता हूँ इसकी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देता हूँ इसकी। मैं नीचे आ जाता हूँ, लेके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ एक लाइन छोड़ के। तो ये मेरी गवर्नमेंट होल्डिंग है। गवर्नमेंट होल्डिंग के अंदर भी मैंने क्या करा है, मैंने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की कितने परसेंट होल्डिंग है, सिंपल सा बात है। कंट्रोल ऑल्ट वी और टी से इसको करा, नीचे आ गए, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई बहुत ऐसा चैलेंजिंग तो नहीं लग रहा है कि अरे क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो लगना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नंबर्स देख के डर तो नहीं रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल है, ठीक है। और मैं इसको भी ऑल्ट H6 से अंदर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना जरा, ये यहाँ पर मेरे को 100 से एक बार डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो करा नहीं है। तो मैं 100 लिखता हूँ कहीं, एंड मैं इसकी कॉपी में आता हूँ, ये वाला कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल्ट HP, एंड ये वाला फॉर्मेट लेके मैं इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेट पेस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये तो डेटा कलेक्शन हुआ है। अब इस पे आपको एनालिसिस क्या करना है वो समझना। देखना यार, जैसा अपन ने देखा कि प्रमोटर 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में तो क्या हो रहा है ना, एग्जैक्ट 37.34% प्रमोटर की होल्डिंग आ रही है। मुझे क्या चेक करना है कि प्रमोटर होल्डिंग के अलावा बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ प्रमोटर का कोई लेना देना हो, ठीक है। प्रमोटर के नाम का कोई लेना देना हो कि ये इंडस वैली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, देखो अब ये प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, ठीक है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है। तो आपको क्या चेक करना है, ये वाइट इरीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जो 8% की स्टेक है, वाइट इरीज की जो 8% की स्टेक है, ये 8% की जो स्टेक है, ये वाली स्टेक में वाइट इरीज कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपोलो के साथ डायरेक्टली रिलेशन में, ठीक है। हुज वाइट स्ट्रीक, राइट। तो देखो जैसे ये यहाँ पर मुझे कुछ आया, वाइट इरीज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, LEI लुकअप, मैं ओपन करके देखता हूँ। एंड ये मॉरिशस बेस्ड एक कंपनी है, और ये वारबर्ग पिनकस एशिया लिमिटेड का एक कंपनी है, ठीक है, एक फंड है। तो वारबर्ग देखोगे, इट्स अ ग्लोबल प्राइवेट, इट्स अ वेरी फेमस ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड, राइट। इट्स वेरी रेयर कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे प्रमोटर्स के साथ मिलके, राइट। दूसरा मैं क्या चेक करूंगा, कैसे चेक करना है, और ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़ी कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर तो होल्डिंग भी नहीं है आज के टाइम उसकी। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अगेन नो क्वेश्चन। कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड लिमिटेड, नो क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैं DIIs के अंदर चेक करता हूँ तो ये सारे HDFC, कोटक, DSP, ये सब तो कॉर्पोरेट्स हैं यार, इनका क्या रिलेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और मैनेजमेंट भी इतना रिस्क नहीं लेगा कि अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है तो वो सीधे यहीं शो कर देगा। और उसके पास तो अभी स्पेस भी है ना, 75% तक की होल्डिंग ले सकता है वो, अभी सिर्फ 37% ही होल्डिंग है, ठीक है। तो अभी तो और स्पेस है उसके पास, ऑलमोस्ट 36%, 33% होल्डिंग बढ़ाने की। पब्लिक में देख लो, जैसे एमराल्ड सेज है, ठीक है, एमराल्ड सेज है, तो एमराल्ड सेज कौन है? आ, ये रहा, इट्स अ मॉरिशियस बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। ये देखो, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस LLC थ्रू इट्स सब्सिडरी एमराल्ड सेज प्राइवेट लिमिटेड हैज अग्रीड टू परचेज, ठीक है।
तो ये भी वारबग का ही है, दिस इज ऑल्सो वारबग। ठीक है, वारबग ने अपनी दो अलग अलग सब्सिडरीज के थ्रू पैसा लगाया है कंपनी के अंदर। दूसरा नाम क्या दिख रहा है, कस्टोडियन अकाउंट हर्षद में, ओ माय गॉड, हर्षद मेहता और अश्विन शांतिलाल मेहता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दोनों ने पैसा लगा रखा है क्या? मतलब डेफिनेटली अब हर्षद मेहता भाई तो नहीं लगा सकते, उनके ग्रुप ने पैसा लगा रखा है, कोई ट्रस्ट बनी होगी। ठीक है, कस्टोडियन अकाउंट अश्विन शांतिलाल मेहता 2.13। नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस इज द सीज्ड स्टेक। ये अपने को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्लियर कट पता है। अब ये सब आपको पता है क्या चक्कर है, पूरा क्या माजरा है। हो सकता है कि जिसने कस्टडी ले रखी हो अभी तक शेयर अगर सीज्ड हो तो उन्होंने होल्ड कर रखा हो सकता है अश्विन भाई की पर्सनल होल्डिंग भी हो। क्या अश्विन भाई अब स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो जो एक पीरियड था बार पीरियड वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको है ना ये एनालिसिस अपने लेवल पे करके रखना है। आई वॉन्ट यू टू डू दिस। एंड मैं आपको अगले सेशन के अंदर कुछ केस स्टडीज़ भी बता दूंगा जहां पर मैनेजमेंट होल्डिंग ब्रीच हुई है, जैसे अपन ने बाबा जी की केस स्टडीज डिस्कस करी थी। ठीक है, तो वी जस्ट डोंट वांट कि अगर अपन मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर जाएं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ फिर से अगले सेशन में। एंड दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। सुनो मेरी बात, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो और नीचे कमेंट में कुछ लिखो, कुछ भी लिख दो, गाली बक देना। ठीक है, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।